नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में जानेंगे। यहाँ पे एक एक चीज़ मैं बताऊंगा लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में। और ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए सीटेट की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप लोग ज़रूर देख के जाइए, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कभी मैंने भी एग्ज़ाम दिया हुआ था और ये सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में हर बार। और ख़ास तौर से आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो करा ही करिए। लास्ट में मैं इन टॉपिक के साथ ही साथ आपको लास्ट में 2 मिनट या 3 मिनट आप लोगों को लास्ट में क्वेश्चन कराता हूँ। मैं जो लास्ट ईयर आए हुए हैं सीटेट में क्वेश्चन, जो यूपी में क्वेश्चन, वो सारे कराता हूँ। तो कोशिश ये किया करिए कि टॉपिक पढ़ा करिए और लास्ट में क्वेश्चन अटैम्प्ट जरूर किया करिए। और वीडियो अच्छी लगे, आप लोगों को अगर लाभ मिलता है वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। आज की हमारी जो क्लास है वो 5th क्लास है। बाकी की जो 4 क्लासेस हुई हैं वो मैं यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कर लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। या फिर अगर आप लोगों को देखना है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, बाल विकास मनोविज्ञान के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ज़रूर देख के जाइए एग्ज़ाम से पहले एक बार। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस इतना रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग किसी भी टीचिंग एग्जाम की क्लासेस देखना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो की जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ उसकी भी अगर PDF चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से आप जाके बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में जानते हैं। नाम तो मैंने आपको बता दिया, अब एक एक नंबर आपका कहाँ से इंक्रीज होगा वो मैं बता दूं। ये तो उनका फिगर है, इमेज है, इससे तो आपका क्वेश्चन बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देख के रखिए कि कौन सा मनोवैज्ञानिक कैसा दिखता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन जो बनेगा, लॉरेंस कोहलबर्ग कहाँ के किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 25 अक्टूबर 1927 को और मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1987 को। जन्म मृत्यु से क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन जो आपका किस प्लेस के ये निवासी थे वो जरूर बनता है। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जिनका नैतिक विकास के चरण, जो ये याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि नैतिक विकास का चरण किसका सिद्धांत है, तो ये लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत है। वे शिकागो विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग में तथा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो थी उसमें ग्रेजुएट स्कूल में प्रोफेसर थे। ये होगी बेसिक नॉलेज। थोड़ी सी और चीज़ें हम देख लेते हैं इनके बारे में। कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत यानी कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कोहलबर्ग, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले मोरल डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है, तो मोरालिटी क्या होती है सबसे पहले ये जान लेते हैं। नैतिकता क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। सभी को पता है, लेकिन एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ 2-4 लाइनों में। नैतिकता बुद्धि का वह निर्णय है जो अंतर मन से प्रकाशित हो, यानी ये आपके अंदर से खुद ही डेवलप होता है, अर्थात अंतर मन से निकल कर ये आता है, जिसमें हमारी जो बुद्धि होती है, बुद्धि और विवेक, ये पहचान करती है कि कौन सा कार्य उचित है, कौन सा कार्य अनुचित है, यानी कि कौन सा कार्य सही है या फिर कौन सा कार्य गलत है। इसी को समझना हमारे दिमाग का ये खेल है। हमारे दिमाग के द्वारा ये पहचाना जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? नैतिकता कहा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। कोहलबर्ग अपने प्रयोगों में बालकों के सामने भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ पे कहानियाँ बताते। कई कहानियाँ उनकी फेमस है, जिसमें से जो कहानी आपके एग्जाम में पूछी गई है कई बार, वो मैं अभी पढ़ के बताऊँगा। एक बार कहानी जरूर सुन लीजिएगा, 2 मिनट का टाइम लगेगा। जो यहाँ पे प्रयोग करते थे कोहलबर्ग, वो सबसे पहले तो मैं बता दूँ छोटे बच्चों पे करते थे ये, और बच्चों के सामने छोटी छोटी कहानियाँ बताते थे। उसके बाद उन कहानियों के ऊपर वो प्रश्न पूछते थे। तो यहाँ पे एक कहानी उनकी काफ़ी फेमस है, एग्जाम में ये सीटेट में आया भी हुआ है क्वेश्चन। तो यहाँ पे कहानी सुन लीजिए। यूरोप की एक महिला जो बीमार थी, जो मौत और ज़िंदगी के मध्य लड़ाई लड़ रही थी, यानी उसकी मौत होने वाली थी। उसके पति का नाम था हिंज। अब शायद आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या कहानी है। हिंज के नाम से कहाँ आपके पेपर में क्वेश्चन पूछता है। डॉक्टर के अनुसार एक रेडियम एक प्रकार का पदार्थ है जिससे इसकी जान बच सकती थी, उसकी वाइफ की। उस समय रेडियम की खोज एक फार्मासिस्ट जो दवाइयाँ बनाते हैं उसने की थी। जल्दी ही खोज की थी उसने अभी। उस दवाई का मूल्य बहुत अधिक था, क्योंकि जो फार्मासिस्ट जिसने इसको खोजा था, जितना उसका निर्माण में उसका लागत लगा था उससे, यानी कि उसको 10 गुना लेता था, उससे ज़्यादा उसके लिए उसने उसकी प्राइस रखी थी। यानी जैसे कोई अगर सामान बनाने में उसको 10 रुपये लगा, तो वो उसका दाम रख दिया था 100 रुपये। ठीक है, जिस कारण औरत का पति हिंज उसे खरीद पाने में असमर्थ था। एक दिन
हेंज उस कहीं आपको दिखेगा हेंज लिखा हुआ, कहीं आपको हेंज लिखा हुआ दिखेगा, क्योंकि ये इंग्लिश में इसका नाम है, तो हिंदी में अनुवाद करेंगे तो कहीं कहीं इसको हिंज भी पढ़ सकते हैं, कहीं कहीं इसको हेंज भी पढ़ सकते हैं, दोनों सही है। तो ज़्यादातर चीज़ें आप लोग इंग्लिश में पढ़ा करिए। हेंज उस फार्मासिस्ट के पास गया और उससे कुछ पैसे देकर कहा कि मुझे आप वो दवाई दे दीजिए, उससे उसकी पत्नी की जान बच सकती है, आप कुछ पैसे रख लीजिए, बाकी के पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगा। परंतु जो फार्मासिस्ट था उसने साफ मना कर दिया और कहा कि दवाई जो है उसने खोजी है वो पैसे कमाने के लिए खोजी है, धन अर्जन के लिए खोजी है। उसके बाद आप मुझे जब तक इसका पूरा मूल्य नहीं चुकाएंगे मैं तब तक आपको दवाई नहीं दूंगा। सोच लीजिए कैसे कैसे लोग थे, कोई मर रहा है और वो दवाई पैसे लेके बेचने के लिए कह रहा है। ये बात सुनकर हेंज को गुस्सा आ गया और उसने उसकी दुकान में तोड़फोड़ कर दुकान से वो रेडियम चुरा ले गया। जब वो दुकानदार चला गया उसके बाद उसने तोड़फोड़ कर दी, ताला तोड़ दिया, ताला तोड़ के दुकान का उसने वो रेडियम चुरा लिया। कोहलबर्ग ने अपनी इस कथा के आधार पर 2 प्रश्न का निर्माण किया। आपको पता है कि कोहलबर्ग पहले कहानी सुनाते थे, फिर बच्चों से प्रश्न पूछते थे, तो यहाँ पे भी उन्होंने कहानी सुनाया ये और उसके बाद प्रश्न बनाया, जिसको उसने 2 भागों में विभाजित किया। पहला है उसमें जो प्रश्न का आंसर देने के लिए उसमें ज़रूरी क्या है, पहला है यहाँ पे नैतिक दुविधा यानी कि मोरल डिलेमा। कोहलबर्ग के अनुसार कभी कभी हम सही गलत के मध्य निर्णय लेने से जिन दुविधाओं या समस्याओं का सामना करते हैं उसे नैतिक दुविधा यानी कि मोरल डिलेमा कहा जाता है। अब यहाँ पे हिंज जो था उस औरत का पति, वो ये सोच रहा था कि अगर मैं ये दवाई नहीं लूँगा तो उसकी वाइफ मर जाएगी, अगर वो दवाई चोरी करके लेगा तो उसको जेल भी हो सकती है। तो ये दुविधा में था, वो नैतिक दुविधा में। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ये प्रश्न पूछा था उन्होंने, अगर हिंद चोरी नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी और अगर उसने चोरी की तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी और जेल में बंद कर देगी। तो यहाँ पे वो नैतिक दुविधा का इसको कहते हैं। दूसरा क्या था, नैतिक तर्कणा यानी कि मोरल रीजनिंग। 2 विचारों के मध्य सही और गलत का चयन करना। जैसे यहाँ पे 2 विचार थे उसके हिंज के दिमाग में। हिंज ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए चोरी करने का फैसला लिया, तो चोरी करे, और यहाँ पे ये चोरी सही है या गलत है, ये 2 चीज़ें उसके सामने आई जिसको नैतिक तर्कणा कहते हैं, लेकिन उसको चुनना उनमें से एक होता है। तो इसको क्या कहते हैं, नैतिक तर्कणा यानी कि मोरल रीजनिंग। अब इसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हर बार सीटेट में क्वेश्चन पूछता है नैतिक विकास के स्तर तथा सोपानों से। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया। अगर आप लास्ट ईयर में पेपर दिए होंगे तो आप देखे होंगे यहाँ से कितनी बार क्वेश्चन आया था, हर शिफ्ट में आया है। यूपी टेट में भी, यहाँ तक मैं बता दूँ, यूपी टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे पहले मैं बता दूँ 3 स्तर हैं जो लॉरेंस कोहलबर्ग है उनके यहाँ पे सिद्धांत के, नैतिक विकास के सिद्धांत के 3 स्तर हैं। पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा है परंपरागत स्तर और तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर। इसको इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो इसको कहेंगे प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरा है कन्वेंशनल लेवल और तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। और सभी में जो यहाँ पे है, जो 3 स्टेज है यहाँ पे स्तर है, उसमें 2-2 यहाँ पे लेवल्स हैं। यहाँ पे आपको एक दिखेगा एक्स्ट्रा, यहाँ पे आत्म केंद्रित निर्णय है, लेकिन इसको यहाँ पे काउंट नहीं किया जाता। मेन यहाँ पे है दंड तथा आज्ञा पालन, दूसरा यहाँ पे यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, फिर परंपरागत स्तर में है यहाँ पे परस्पर एक रूप अभिमुखता, दूसरा है यहाँ पे अधिकार संरक्षण अभिमुखता और तीसरे में है उत्तर परंपरागत स्तर में सामाजिक अनुबंध विधि समस्त अभिमुखता और यहाँ पे लास्ट है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। इंग्लिश में आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो भी इंग्लिश में लिख दिया मैंने दोनों लैंग्वेज में। 3 स्तर होते हैं और सब स्तर में 2-2 यहाँ पे उनके सोपान होते हैं, लेवल्स होते हैं, यानी कि 3 स्तर में 2-2 सोपान, यानी कि टोटल जो सोपानों की संख्या है वो 6 है, स्तर हैं 3। क्योंकि डायरेक्ट यह क्वेश्चन भी बनता है कि कितने स्तर हैं, तो 3 स्तर हैं। कितने उनके यहाँ पे सोपान हैं, तो टोटल 6 सोपान हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे पूर्व परंपरागत स्तर यानी कि प्री कन्वेंशनल लेवल, जो कि 4 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। 4 से 10 याद रखिएगा। इस अवस्था में बालक अपनी आवश्यकताओं के संबंध में सोचता है। पहले मैं पढ़ देता हूँ, फिर एक एक चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। इस अवस्था में जो यहाँ पे पूर्व, यहाँ पे उसकी अवस्था है पूर्व परंपरागत अवस्था है, प्री कन्वेंशनल लेवल है। इसमें पहले इस अवस्था में बालक अपनी आवश्यकताओं के संबंध में सोचता है। 4 से 10 साल का बच्चा है। बालक को जो अच्छा लगता है वही सोचता है, वही करता है। नैतिक दुविधा से संबंधित प्रश्न बालकों के लाभ या हानि पर आधारित होते हैं। इस अवस्था को 2 चरणों में, जैसे मैंने बताया ना कि सभी यहाँ पे जो स्टेजेस है उसको 2 चरणों में डिवाइड किया गया है। तो पहले तो यहाँ पे बता दूँ, जो ये चरण है प्री कन्वेंशनल स्टेज है, इसमें बालक जो होता है वो ये नहीं देखता कि क्या सही है क्या गलत है,
बस वो दूसरों की जो उसके कार्य के प्रति अभिक्रिया होगी उसको देखता है कि ये कार्य करेगा तो उसको लाभ मिलेगा दूसरों से, या फिर ये कार्य करेगा तो उसको दंड मिलेगा, हानि होगी, इसके अनुसार वो कार्य करता है। तो इसमें पहला यहाँ पे चरण है उसको कहते हैं दंड और आज्ञा पालन, यानी कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। तो इसमें क्या करता है, इस प्रकार छात्र सही गलत के मध्य के अंतर का चयन कर उसके प्रति दूसरों के व्यवहार के अनुसार करता है, यानी कि दूसरे उस कार्य के बाद क्या व्यवहार करते हैं। जैसे कोई कार्य किया, जैसे मान लीजिए आपने घर में खाना गिरा दिया, तो आपकी मम्मी क्या करेंगी, आपको पीटेंगी, छोटा बच्चा है तो पीटेंगी या फिर उसको डांटेंगी। तो उसको यहाँ पे पता चल जाएगा कि खाना गिराना गलत है, खाना वेस्ट करना गलत है। या फिर आप कॉलेज में अच्छा नंबर लेके आए, घर पे अच्छा पढ़ रहे हैं, घर पे बैठ के आप पढ़ रहे हैं, छोटे बच्चे हैं फिर भी, तो आपके घर वाले मम्मी पापा आपकी बड़ाई करेंगे दूसरों से कि हाँ ये मेरा बच्चा पढ़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप और अंदर से आपके अंदर इच्छा जगेगी कि हाँ मैं पढ़ूंगा तो और मेरी मम्मी पापा मेरी बड़ाई करेंगे। तो दूसरों के व्यवहार के अनुसार यहाँ पे आप सही गलत का चयन करते हैं। अर्थात यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, अर्थात अगर वह गलत कार्य करते हैं तो उन्हें उनके घर वालों से दंड प्राप्त होगा, और वह कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उन्हें किसी व्यक्ति द्वारा पुरस्कार या तारीफ सुनने को मिलेगी। ये हो गया पहला यहाँ पे स्टेज था, चरण था दंड और आज्ञा। याद रखिएगा ये स्टेजेस पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चन, अभी मैं लास्ट में कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा यहाँ पे चरण है आत्म अभिरुचि और प्रतिफल अभिमुखता, सेल्फ एप्टीट्यूड एंड रिवार्ड एटीट्यूड। इस अवस्था में छात्र अपनी रुचि के अनुसार आज्ञा का पालन करते हैं एवं वह कार्य अधिक करते हैं जिससे उन्हें उस कार्य को करने के लिए अधिक फल प्राप्त होता है। यहाँ पे मैं समझा दूँ, यहाँ पे आपके लिए समझने में आसानी होगी, एग्जाम्पल बताऊँगा। जैसे आपके घर वाले आपसे छोटे बच्चे हैं, अगर आप 4 से 10 साल के बीच की बात हो रही है, तो आपसे घर वाले अगर कोई सामान मंगाते हैं, मान लीजिए आप 8 साल 9 साल के हैं, तो आपसे छोटे बच्चों से तो कोई सामान नहीं मंगाता मार्केट से। तो 8-9 साल के बच्चे से अगर कोई मार्केट से सामान मंगाता है तो आप पहले इधर उधर की बातें करके नहीं जाना चाहते। लेकिन जब आपकी मम्मी या आपके पापा कहते हैं कि जाओ, जो पैसे बचेगा वो आप ले लेना, टॉफ़ी ले लेना या फिर बचा लेना, तो आप दौड़ के जाते हो वो सामान लाने। तो क्या करते हैं यहाँ पे, अपनी रुचि के अनुसार यहाँ पे आज्ञा का पालन करते हैं। रुचि है तो आज्ञा का पालन करेंगे, नहीं रुचि है तो आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। जहाँ पे फल अधिक प्राप्त होता है वो कार्य ज़्यादा करते हैं। तो ये भी समझ में आ गया होगा, आत्म अभिरुचि अभिमुखता। अब दूसरा यहाँ पे जो स्टेज था रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था, यानी कि जो कन्वेंशनल स्टेज चली आ रही है, 10 से 13 वर्ष के बच्चों की बात हो रही है ये। इसको पहले मैं पढ़ देता हूँ फिर समझा देता हूँ। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता के विकास, यानी कि कोहलबर्ग की जो थ्योरी है का यह दूसरा चरण है जो कि 10 से 13 वर्ष के तक चलती है। इसके अंतर्गत छात्र अधिक सामाजिक होते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं 10 साल तक तो आप ज़्यादा इधर उधर नहीं घूमते हैं, बाहर पास पड़ोस में ज़्यादा नहीं जाते हैं। लेकिन जब 10 से 13 साल की उम्र में पहुँचते हैं ना, तो आप आस पड़ोस के सभी बच्चों को जानते हैं, सभी बच्चे क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें आप सामाजिक हो जाते हैं धीरे धीरे। अर्थात वह ऐसे कार्य करते हैं जिससे समाज में उन्हें सम्मान प्राप्त होता है या फिर सम्मान प्राप्त हो सके। इस आयु में छात्र दूसरे व्यक्तियों की नैतिकता के स्तर को अपने अंदर समाहित यानी कि अनुकरण कर लेता है। यानी कि जैसे कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो मैं भी अच्छा काम करूंगा, उसको देख के उसका अनुसरण करता है एक तरह से। तो दूसरा व्यक्ति जैसे कार्य करेगा उसको अपने अंदर वो समाहित कर लेगा। वह दूसरे व्यक्तियों के मानकों के अनुसार सही और गलत के मध्य अंतर स्पष्ट कर उचित निर्णय ले पाता है। इस अवस्था को भी कोहलबर्ग 2 भागों में विभाजित की हैं। पहला है अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने की आशा, होप टू बी अ गुड बॉय और गर्ल। तो यहाँ पे इस टॉपिक से जो ये है आपका 2 यहाँ पे हैं, अच्छा लड़का लड़की बनने की आशा और कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। इनसे बहुत बार क्वेश्चन आया तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये पूछ लेता है कि किस स्टेज में है, तो यहाँ किस स्टेज में, कन्वेंशनल स्टेज में, यानी कि रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे अच्छा लड़की और अच्छा लड़का बनने की आशा क्या है, इस अवस्था में छात्र और छात्राओं में अच्छा बनने की होड़ होती है। यानी जैसे आप क्या होता है, क्लास में पढ़ रहे हैं, आपके क्लास में 10-20 बच्चे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर बच्चे ये कोशिश करते हैं टीचर के सामने ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे सीधा साधा हूँ, मैं सबसे मन लगा के पढ़ता हूँ। ये कोशिश करते हैं ये छोटे बच्चे जो होते हैं 10 से 13 वर्ष के बच्चे, उनके अंदर ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, अर्थात इस अवस्था में दूसरों के से उन्हें सम्मान की, जब ये अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने की क्यों कोशिश करते हैं, क्योंकि दूसरों से वो सम्मान पाना चाहते हैं, यानी कि दूसरे वो उनकी बड़ाई करें, जिस कारण वो सदैव अच्छा लड़का या फिर अच्छी लड़की बनने के मार्ग की ओर अग्रसित होते हैं। दूसरा क्या है यहाँ पे चरण,
कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता यानी कि लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इस अवस्था में छात्र कानून, नियमों एवं नीतियों के प्रति सजग रहते हैं एवं समस्त नियमों एवं नीतियों का पालन करने की ओर अग्रसित होते हैं। इस आयु में वह नीति और नियमों की अवहेलना नहीं करते हैं, बल्कि उसे सत्य मानकर उसका पालन करते हैं। जैसे क्या होता है, इस एज के जो बच्चे होते हैं, जैसे आपको बताया गया है कि हमेशा अपने सड़क पे बाएं ओर से चलना चाहिए, बाएं हाथ से चलना चाहिए। तो इस एज के जो बच्चे होते हैं ना, वो इस चीज़ को सत्य मान लेते हैं कि हमेशा मुझे बाएं से ही चलना है। ठीक है, वो जो नियम बने हैं, नियम कानून, उसको फॉलो करने लगते हैं, उसका पालन करने लगते हैं। ठीक है, तो यही होता है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। अब चलते हैं तीसरा जो लास्ट चरण है इनका, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी स्टेज, जो कि 13 वर्ष के ऊपर के बच्चों के अंदर विकसित होती है ये नैतिकता। इसके बारे में देख लेते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार यह अवस्था 13 वर्ष के ऊपर के बालकों की अवस्था होती है। यह नैतिकता की एक विकसित अवस्था है जिसमें छात्र नैतिकता का विकास में परिपक्व हो जाता है, यानी कि इसके अंदर सारी नैतिकता का विकास हो जाता है। इस अवस्था में छात्र समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को प्रमुखता देने लगता है, यानी कि उसका समाज के प्रति क्या कार्य है, क्या नैतिकता है उसको यहाँ पे वो प्रमुखता देने लगता है। इसको भी कोहलबर्ग ने 2 चरणों में डिवाइड किया है। पहला चरण है सामाजिक समझौते की अवस्था, स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। पढ़ देता हूँ फिर मैं आपको समझा दूंगा। इस अवस्था में छात्र समाज के नीति नियमों को अपनाने लगता है, समाज के प्रति अपने व्यक्तिगत एवं व्यवहार में उचित परिवर्तन करने लगता है। कोहलबर्ग का सिद्धांत जो है, कोहलबर्ग थ्योरी, कि इस चरण में छात्र के अनुसार छात्र पूर्ण रूप से सामाजिक कार्यों के प्रति उत्तरदायित्वों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। यानी कि इसमें क्या होता है, सामाजिक समझौते की अवस्था में, जैसे नाम ही है इसमें आप समझ लीजिए कि समाज का जो नियम कानून है, नीति नियम है, समाज कैसे चलता है, अब बच्चा क्या हो गया, उसको अच्छे से समझने लगा है कि क्या, अब उस खुद ये अपने दिमाग, अभी तक तो वो दूसरों को देख के सीखता था क्या समाज में गलत है क्या सही है, दंड से सीखता था, दूसरे क्या उसको बड़ाई करेंगे या फिर उसकी बुराई करेंगे, इसके बारे में वो सोच के सीखता था। लेकिन अब वो क्या है, वो खुद से समझ रहा है कि समाज में क्या गलत है और क्या सही है, समाज के क्या नियम हैं और क्या नियम नहीं है, उसके प्रति वो उसका क्या दायित्व है, इसके अनुसार वो अपना कार्य करने लगता है, इसके अनुसार अपना नैतिक पालन करने लगता है, जिसको क्या कहते हैं, सामाजिक समझौते की अवस्था। वो समाज के सभी, जैसे एक एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे आप सभी को पता है कि घूस नहीं लेना चाहिए किसी को, ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कहीं आपको घूस देना, आपका कोई कार्य फंसेगा तो आपको घूस देना पड़ता है। सब जानते हैं कि घूस देना या लेना गलत काम है। तो एक तरह से समझ लीजिए, यहाँ पे दहेज की बात ही कर लीजिए कि दहेज लेना या फिर देना दोनों गलत बात है, लेकिन आप दहेज लेते भी हैं और दहेज देते भी हैं। कितना भी कोई कहे कि मैं नहीं लूँगा, मैं नहीं दूंगा, अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं चीज़ों को, लेकिन अभी तक भी ज़्यादातर लोग के अंदर यही है, लेकिन फिर भी वो लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, समाज के नियमों के हिसाब से आप ढल जा रहे हैं उसमें, इसको क्या कहते हैं, सामाजिक समझौता कर रहे हैं समाज से। और लास्ट यहाँ पे जो चरण है वो है, उसका नाम है सार्वभौमिक या विवेक की अवस्था। इसमें आप, इस अवस्था में छात्र ऐसे मानकों का चयन करता है जो शाश्वत सत्य है, यानी कि जो उसको पता चल गया है, वो अपने दिमाग से, उसने अपने नैतिक विकास से ये सीख लिया है कि समाज में क्या सत्य है, उसको ही अपना वो मानक बनाता है, उसी के अनुसार वो कार्य करता है। ठीक है, जैसे किसी के आइडल होंगे महात्मा गांधी, किसी के भगत सिंह होंगे, किसी के सुभाष चंद्र बोस होंगे, उसके अनुसार अपने अनुसार वो अब अपना मानक तय करता है, उसके अनुसार वो उसका अपने नैतिक विकास उसका होता है, उसी के अनुसार वो अपना रिफ्लेक्शन देता है उसको। सार्वभौमिक या विवेक की अवस्था में ये होता है, यानी कि यूनिवर्सल और कंसेंस स्टेज में। तो ये था दोस्तों आज का, यहाँ पे कोहलबर्ग के बारे में मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया, इसके अंदर ही सारी चीज़ें आएंगी। अब यहाँ पे हम देखेंगे एग्जाम के पैटर्न के अनुसार यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है जल्दी से। पहला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के चरणों के संदर्भ में किस चरण में तहत किसी बच्चे के गिरने की विशिष्ट प्रतिक्रिया होगी। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता को आप पर गर्व होगा, इसलिए आपको ईमानदार होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, किस स्टेज में होगा, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में होगा, सजा आज्ञा पालन अभिविन्यास में होगा, गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन में होगा, किस में होगा, आप खुद बताइए यहाँ पे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गुड गर्ल गुड बॉय। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है
कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व पारंपरिक स्तर के अनुसार नैतिक निर्णय लेते समय निम्नलिखित में से किसके लिए एक व्यक्तिगत मोड़ होगा? व्यक्तिगत ज़रूरतें और इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं, संभावित सजा शामिल है। कोहलबर्ग के, आप क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए आप लोग, गलत क्वेश्चन करने का आंसर यहाँ पे जरूरत नहीं है। कोहलबर्ग के सिद्धांत में पूर्व पारंपरिक स्तर यानी कि प्री कन्वेंशनल जो स्टेज था, यानी 4 से 10 साल के जो बच्चे थे उनको क्या होगा? तो यहाँ पे जो निर्णय लेते थे वो किससे लेते थे कि उसको किस कार्य से सजा मिलेगी या फिर किस कार्य से उसको इनाम मिलेगा। तो यहाँ पे संभावित सजा शामिल होगी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन एक बार पढ़ने पे नहीं समझ में आता तो उसको दोबारा जरूर पढ़ा करिए ध्यान से। तीसरा क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं किससे सीखते हैं? नैतिक विकास के चरणों से सीखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अब यहाँ पे बताइए, जो चिंतन प्रक्रिया होती है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, यहाँ पे उसको कहते हैं नैतिक तर्कणा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। यह कोहलबर्ग के किस स्तर को बताता है? अब यहाँ पे सजा मिल रही है तो आपको पता है कि किस स्तर में होगा, वो है पूर्व परंपरागत अवस्था में, क्योंकि पूर्व में ही तो उसको सजा मिलने के लिए डर होता है, तो इससे वो कार्य वही करता है जिससे उसको सजा ना मिले, वो कार्य करता है जिसमें उसको इनाम मिले। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। किस विकास के क्षेत्र में? नैतिक विकास के क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? अब यहाँ पे 4 अवस्थाएं दी गई हैं, इसमें से आपको बताता है लॉरेंस कोहलबर्ग का कौन सा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था है। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया जो यहाँ पे पूर्व के एक पूर्व अवस्था थी, एक आपकी कन्वेंशनल स्टेज था, एक पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज था जो उत्तर यहाँ पे अवस्था थी। उसमें एक था आपका सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, जिसमें वो समाज से क्या करता है, समाज जैसे चल रहा है उसी हिसाब से ढल जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग कहाँ के निवासी थे? सिंपल सा क्वेश्चन, मैंने आपसे बोला था कि क्वेश्चन आता है। तो ये कोहलबर्ग अमेरिका के निवासी थे, यानी कि वहाँ के साइंटिस्ट थे। तो ये दोस्तों थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट की क्लासेस देखना चाहते हैं बिल्कुल फ्री, तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।